बकौल शायर, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। स्थान दिल्ली, समय सन 2000 से 2010। जनवरी 2000 में हमारे विवाह के पश्चात अब हमारे जीवन की दिशा बदल रही थी। मुझे और मां को एक और साथी मिल गया था, एक सच्चा साथी। मानसिक संघर्ष घट रहा था, वित्तीय संघर्ष को बल मिल गया। जब हमारा विवाह हो रहा था तो उस दिन मैं बेरोजगार था। विवाह के 1 महीने बाद मुझे एक कोरियन मूल की कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रभा ने आते ही एक कुशल गृहिणी की तरह पूरे घर को अकेले ही संभाल लिया। उसका प्रबंधन मेरे वित्तीय प्रबंधन से बेहतर था। उसे सब काम करने के बाद पूरा समय भी मिल जाता था मां के साथ आराम से बैठकर बातें करने के लिए। मां भी मेरी तरह हीरे को जल्दी ही पहचान गई। उसने तुरंत घर का सारा प्रबंधन उसको सौंप दिया और खुद समाज सेवा और पूजा पाठ में लग गई। जब मैं ऑफिस से घर आता तो दोनों मेरे साथ आराम से चाय पीती और आपस में विभिन्न विषयों पर बात करती और साथ साथ हंसती। मैं जानबूझकर चुप बैठा रहता और चाय की चुस्की लेता रहता। उनको हंसते देखकर मैं पूरी ऑफिस की थकान और दिल्ली के खतरनाक ट्रैफिक की जद्दोजहद भूल जाता। क्या दिन थे वो! दिन सोना थे और रातें चांदी। सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, पूरे अगले 21 साल। मुझे लगता है स्वर्ग का सुख भी मध्यम वर्ग की इस आदर्श स्थिति से अधिक बेहतर नहीं होता होगा। यहां पृथ्वी पर जीवन की जद्दोजहद थी और बहुत सारा प्यार था। स्वर्ग में केवल अंगूर खाते हुए और सिंहासन पर बैठे हुए अप्सराओं का नृत्य देखते रहने में क्या आनंद आता होगा। निश्चय ही श्रम करना और प्रेम से प्रतिदिन साक्षात्कार करना एक अलौकिक अनुभव है। जिंदगी अब सरस हो गई, नए मायने मिल गए, 2 से 3 हो गए। मेरा मतलब मैं, मां और प्रभा। मुझ में और मां में एक स्वस्थ प्रतियोगिता लगी रहती थी। हम दोनों में कौन प्रभा को ज्यादा प्यार करता है। दीदी और जीजाजी पासी की कॉलोनी में रहते थे। जब भी वो घर पर आते उत्सव का माहौल हो जाता। उनके 2 बच्चे समर्थ और समृद्धि, जो पहले मुझसे घुले मिले हुए थे, अब दल बदल कर प्रभा से घुल मिल गए। जब वो सब आते तो चाय के कई दौर चलते, हंसी मजाक चलता, फिर सबकी पसंद का खाना बनाया जाता और देर रात तक गपशप के दौर चलते रहते। प्रभा के आने से परिवार में वो स्पार्क आ गया था जिसकी कमी थी। सबसे अधिक प्रसन्न मां थी ये सब देखकर। दीदी तो उस पर अब पूरी तरह से निर्भर हो गई थी। दीदी सभी महत्वपूर्ण कार्य करते समय पहले प्रभा से राय लेती थी। हम सब मानने लग गए थे कि प्रभा के स्वभाव और व्यवहार कुशलता का कोई मुकाबला नहीं है। जीजाजी उसे अपनी बेटी मानते थे। शायद एक प्रतियोगिता भाई और भाभी में चलती रहती थी कि कौन उसकी और उसके लिए कामों की अधिक आलोचना करता है, परंतु प्रभा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उनकी सारी आलोचनाओं और नकारात्मक रवैये को वो हंस के भुला देती। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देती। घर के साथ साथ बाहर का भी अधिकतर काम प्रभा ने अब संभाल लिया। सभी पारिवारिक मित्र और पड़ोसी अब पहले प्रभा से ही बात करने लगे। वो सबको अपनी समझदारी से प्रभावित करती जा रही थी। मां का एक बड़ा सामाजिक दायरा था। मां की अनेक सहेलियां थीं जो अलग अलग आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आती थी। प्रभा उन सब से घुल मिल गई थी। सबकी परेशानी वो बातों बातों में समझ जाती। जहां जरूरत होती वो बिना जताए चुपचाप उनकी सहायता कर देती। बाद में मां को बता देती ताकि कोई संप्रेषण विवाद ना हो। ऑफिस की दावतों और सालाना सभाओं में जाना होता था तो उसका रूप बदल जाता था। वो एक आम शहरी लड़की के रूप में बदल जाती जो सब में आसानी से घुल मिल जाती। कमाल का व्यक्तित्व था। मां और मैं कम मुस्कुराते थे। हमें जीवन में मुस्कुराने के अवसर भी कम ही मिले थे। प्रभा को देखकर हमने भी थोड़ा मुस्कुराना चोरी चोरी सीख ही लिया था। दमकता चेहरा, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, हाव भाव में परिपक्वता, बातों में सच्ची मिठास, परिवार के लिए और परिवार के साथ संघर्ष करने की लगन, पराये को भी अपना बना लेना, ये सब एक व्यक्ति में सच में चमत्कार था। प्रत्येक युग में सीता जन्म लेती है, परीक्षा देती है और फिर एक दिन चली भी जाती है। हमारी वित्तीय हालत खराब ही कह सकते थे। भाई सरकारी नौकरी में था जो पिता के निधन के बदले में उसे मां ने भाग दौड़ कर दिलाई थी, परंतु मेरा अधिक समय पढ़ाई में गया और फिर प्राइवेट नौकरी की तलाश में। अब एक साधारण सी नौकरी थी। प्रभा को इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो खुशी बांटती थी, खुशी खरीदती नहीं थी। मेरी मोटरसाइकिल उसकी भव्य कार थी। मेरी खुशी उसकी सबसे बड़ी खुशी थी।
हम तीनों प्यार के लिए जीते थे। तीनों का मकसद एक सीधी सादी जिंदगी व्यतीत करना था। तड़क भड़क की तलाश में हम थे ही नहीं। अत्यंत सुनहरे दिन थे वो। 18 अक्टूबर 2004 को एक नन्ही परी का आगमन हुआ। हमने उसका नाम रखा नंदनी। अब हम 3 से 4 हो गए। हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मेरा और मां का मानना था कि हमें प्रभा का एक संस्करण और मिल गया है। 2006 में एक बड़ा मोड़ आया। ग्लोबलाइजेशन अब एक बड़ी सच्चाई थी। एक जापानी कंपनी का भारत में प्रवेश हो रहा था। वित्तीय प्रबंधक के स्थान के लिए मैंने भी आवेदन किया। 5 उम्मीदवार चिन्हित हुए। साक्षात्कार के दौर में ही मुझे चुन लिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक जापानी भद्र पुरुष, कास्तुओ स्तुजी सान। सान जापानी में सम्मान सूचक शब्द है। स्तुजी सान अत्यंत शांत, गंभीर और सुलझे हुए इंसान थे। मेरे और उनके बीच तुरंत एक आत्मीय संबंध बन गया। कंपनी की शुरुआत में स्तुजी सान के बड़े अधिकारी भारत आए। योशी नोबू सातो, व्यवसायिक संत। मैं उनके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुआ। शायद वो भी मेरे व्यक्तित्व से थोड़े बहुत हुए। जाते हुए सातो सान ने मुझे जापान आने का निमंत्रण दिया। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। वापसी के तुरंत बाद ही उन्होंने जून 2006 में ओसाका की टिकट भेज दी। मां बहुत खुश थी, प्रभा भी। मैं तो था ही। जापान एक ऐसा देश था जहां के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था। आप सभी ने पढ़ा होगा। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कभी विदेश यात्रा करूंगा। हालांकि मैंने कुछ साल पहले अपना पासपोर्ट एक कंपनी के लिए जापान जाने के लिए ही बनाया था, पर जा नहीं पाया था। ओसाका के 11 घंटे की एयर इंडिया फ्लाइट मुझे एक जादुई दुनिया में ले आई। 2006 का जापान आज के जापान से थोड़ा भिन्न था। तब जापान भी कुछ ही देशों से घुलता मिलता था। हिरोमी मिकी वित्तीय विभाग के मेरे वरिष्ठ थे। अपनी छोटी सी कार में मुझे ओसाका एयरपोर्ट पर लेने आए। मेरी पहली विदेश यात्रा थी, वो भी जापान की। मैं आंखें फाड़ फाड़ के हर चीज को ध्यान से देख रहा था। मिकी सान की आंखें छोटी थीं, पर मेरी बड़ी आंखों को वो देखकर मुस्कुरा रहे थे। मिकी सान मुझे सीधे सातो सान के घर ले गए। फिर हम तीनों एक पारंपरिक जापानी आहार गृह गए। हिंदुस्तान की तरह नीचे बैठकर खाने की परंपरा। सातो सान मुझे लगभग प्रत्येक शाम एक काराओके क्लब में ले जाते। जापान में पार्श्व संगीत के साथ खुद माइक पर गाना गाने का चलन था। मैंने पहली बार देखा था। वो बहुत अच्छा गाते थे। शब्द अनजान थे मेरे लिए, लेकिन भावनाएं जानी पहचानी लगती थी। जब तक जापान में मेरा प्रवास रहा, सातो सान मुझे उस क्लब में शाम को ले जाते। मुझे अच्छा लगता। करीब 8-10 वर्ष के बाद काराओके भारत में मिलने लगा। हिंदी गाने भी मिलने लगे। मैंने पहली बार प्रयास किया, सफल हुआ। आवाज तो साधारण थी, पर मुझे सैकड़ों गाने और उनकी धुन याद थी। इसका मुझे फायदा हुआ। मैंने लगभग प्रतिदिन शाम को गाना शुरू कर दिया। बाद में कुछ घरेलू समारोह के अवसर पर कभी किसी रेस्टोरेंट के स्टेज पर शौकिया गाया। सातो सान का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे काराओके से परिचय 2006 में कराया। मुझे संगीत बचपन से पसंद था। अब गायन में एक गहन शांति का अनुभव होता। प्रभा कभी नहीं गाती थी। उसे यद्यपि पुराने गाने पसंद थे, पर गाने का कोई हुनर नहीं था। उसे मेरे गाने सुनना पसंद था। कुछ गाने तो वो बड़े अनुरोध के साथ मुझसे सुनती थी, जैसे निकाह फिल्म के गाने, पुराने रोमांटिक गाने उसे बेहद पसंद थे। किसी सामान्य दंपत्ति के समान उन दिनों हम भी घर में रहकर खाली समय में अच्छा खाना बनाते, टीवी के उस समय लोकप्रिय कार्यक्रमों का आनंद लेते। सिनेमा देखना भी हमारा एक प्रिय समारोह होता था। समारोह इसलिए कि फिल्म का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाता। मध्यांतर में जलपान एक बड़ा आकर्षण होता था। फिल्म समाप्त होने के बाद हल्दीराम या बीकानेर वाला में भोजन किया जाता। फिल्म के बारे में मेरी और प्रभा की पसंद एक जैसी थी। आमिर खान की पीके हम दोनों को बेहद पसंद थी। इसमें शायद भगवान और एलियन का पहली बार प्रयोग हुआ था। पीके का भोजपुरी लहजा प्रभा को खूब हंसने का अवसर देता था। हमने कम से कम 10 बार पीके देख डाली थी। इसी प्रकार रणवीर कपूर की फ्लॉप फिल्म जग्गा जासूस की कॉमिक बुक बनावट हमें अच्छी लगी। फिल्म का जिक्र चल रहा है तो सन 2000 में आई ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है हमारे विवाह के बाद पहली फिल्म थी। हम आधी फिल्म छोड़कर घर आ गए थे। पुरानी संगीतमय फिल्मों की प्रभा दीवानी थी। उसकी पसंदीदा फिल्में थी पाकीज़ा। एक और फिल्म का जिक्र किए बिना यह किस्सा समाप्त नहीं हो सकता, गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म के हम दोनों दीवाने थे। हमने ये फिल्म कम से कम 20 बार देखी होगी। नई सदी भारत में टीवी चैनल्स की भरमार लाई थी। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस लहर से अछूते रहते।
बहुत सी टीवी श्रृंखलाएं मुझे और प्रभा को पसंद थी। रामायण और महाभारत के 2 नए संस्करण जब टीवी पर आए तो मैंने और प्रभा ने एक भी भाग नहीं छोड़ा। अभी कुछ साल पहले आया सिया के राम अत्यंत उच्च कोटि का धारावाहिक लगा। इसी प्रकार अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य धारावाहिक हमने अत्यंत उत्सुकता से और प्रसन्नता से देखे। इस समय जब मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूं, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, सीता के जाने के बाद राम। सबसे चकित कर देने वाली बात यह थी कि हर भारतीय पति पत्नी में घरेलू धारावाहिक पर होने वाली लड़ाई हमारे बीच कभी नहीं हुई। घरेलू कलह वाले धारावाहिक तो बड़े भाई के साथ रहकर शायद हमने मन भर देख ही लिए थे। अब कोई इच्छा बाकी नहीं बची थी। मुझे नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल बहुत ज्यादा पसंद थे। वहां मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पेस साइंस, ट्रैवल आदि पर आधारित शो देखता था, या फिर पुराने गानों का एक चैनल देखता था जिस पर हर समय पुराने गाने चलते रहते थे। प्रभा जब शाम का काम समाप्त करके आती तो मैं पुराने गानों का चैनल लगा देता। उसे ये बेहद पसंद थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्रभा डिस्कवरी आदि चैनल में भी रुचि लेने लगी। हम दोनों के देखा देखी बच्चों को भी ये सब देखने की आदत पड़ गई। उनका बहुत आरंभ में ही कार्टून चैनल से मोह भंग हो गया था। 2000 के दशक में ये सब आनंददायक गतिविधियां थी। विशाल एवं आलीशान मॉल्स खुल रहे थे। उन मॉल्स में एक से एक आकर्षण जमा रहते थे। विदेशी कपड़ों के ब्रांड, सिनेमा हॉल, खान पान के ब्रांड्स इत्यादि। हम उतना सामर्थ्य नहीं रखते थे, पर मॉल्स में जाना अच्छा लगता था। एक सामान्य मध्यम वर्गीय जिंदगी। 2008 में एक नन्ही परी ने और संसार में प्रवेश किया। उसका एक कठिन सा नाम रखा गया स्वास्थ्य का। अब उड़ानों को पंख लग गए। मैं और माँ जो सिर्फ 2 थे, अब 5 हो गए। दिन हवा बनकर बीतने लगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी की सही परिभाषा दी है। कहा है, समय वही चाल चलता है, पर अच्छा समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है, वहीं बुरा समय धीरे धीरे चलता है। कितनी सही बात है। मुझसे ज्यादा ये कौन जानता है। अब जीवन में सब कुछ था। माँ थी, एक देव कन्या समान पत्नी थी, 2 बेटियां थी, प्यार करने वाली बहन थी, एक अच्छी नौकरी थी, इज्जत और सम्मान था। पर सब जानते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। मैं भूल चुका था यह बात, वो भी विश्व साहित्य का पाठक होकर।